नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया है कि बंगलुरु में आयोजित हो रही थी इंडिया एनर्जी वीक, उसमें भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया। इसका क्या नाम है? H2ICE, यानी H2 है हाइड्रोजन, ICE इंटरनल कंबशन इंजन। ये ट्रक भारत में हाइड्रोजन से संचालित होना अपनी तरह का पहला ट्रक होगा। इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अशोक लेलैंड के साथ साझेदारी में विकसित किया है। फिर ट्रक में जो है डीजल ईंधन ही होगा, ना ही इसमें LNG होगी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। इसके स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। H2ICE में आपको बता दिया कि H2 हाइड्रोजन का सूत्र है, IC का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन, यानी आंतरिक दहन इंजन है। यह ट्रक शून्य कार्बन का उत्सर्जन करता है और हाइड्रोजन को सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि इससे केवल पानी और ऑक्सीजन का ही उत्सर्जन होता है। यह पारंपरिक डीजल ट्रक्स के बराबर ही परफॉर्मेंस देता है। पहला हाइड्रोजन कंबशन जो इंजन था वो फ्रैंकोइस इसाक डी रिवाज द्वारा 1806 में बनाया गया था, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से चलता था। दूसरा टॉपिक है वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में रिकॉर्ड गिरावट आई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि एक बैठक में कि 4 दशकों में पहली बार वामपंथी जो उग्रवाद है, वामपंथी उग्रवाद मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या वर्ष 2022 में 100 से कम हो गई। अगर 2010 की तुलना में देखें 2022 में, तो LWE यानी कि वामपंथी उग्रवाद से हिंसा में 76% की कमी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वामपंथी उग्रवादी संगठन कौन होते हैं कि वो हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ होते हैं और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ख़त्म करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय 3 दृष्टिकोणों पर आधारित है इसकी नीति कि किस तरीके से वामपंथी उग्रवाद को ख़त्म किया जाए। पहली, क्रूर दृष्टिकोण के साथ चरमपंथी हिंसा को रोकने की। दूसरी, केंद्र और राज्यों के बीच में बेहतर समन्वय होना चाहिए। तीसरी, विकास में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से। और वामपंथी उग्रवाद संभावित क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया है? सड़कें भी बनाई हैं। 11,811 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण पूरा किया है और पिछले 8 वर्षों के दौरान 2,343 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 90 जिलों में 245 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें चालू कितने हैं? 121। और ये है मैप जहाँ पर हिंसा होती है वामपंथी। इससे सबसे ज़्यादा ग्रसित कौन है? छत्तीसगढ़ का ये एरिया और झारखंड का ये एरिया। वैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना सब में है, लेकिन मोस्ट अफेक्टेड हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड। तीसरा टॉपिक है चंद्रयान 3 के लिए संभावित लैंडिंग साइट मिल गई है। तो इसरो ने तीसरे चंद्र मिशन है हमारा चंद्रयान 3, उसके लिए क्या कहते हैं, कहाँ लैंडिंग होगी, तो वहाँ के कोऑर्डिनेट्स जिन्हें कहते हैं हिंदी में निर्देशांक, को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके वर्ष 2023 के उत्तरार्ध में लॉन्च होने की उम्मीद है। तो लैंडिंग साइट कहाँ पे है? ये है मंजियस यू और बोगुस्लावस्की एम क्रेटर के बीच में है। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो वैज्ञानिकों के लिए रुचि का विषय है, क्योंकि वहाँ पानी बर्फ मिलने की संभावना है। चंद्रयान कार्यक्रम क्या है? ये भारत का अन्वेषण कार्य यानी रिसर्च कार्यक्रम है चंद्रमा के ऊपर, और इसरो द्वारा भारी अंतरिक्ष मिशनों की एक श्रृंखला है। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था, जहां पर चंद्रमा की कक्षा में एक हमने सैटेलाइट सफलतापूर्वक स्थापित किया था। चंद्रयान 2 को 2019 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था, लेकिन सितंबर 2019 में उतरने का प्रयास करते हुए ये अपनी जो है वो पथ था, अपनी जो जगह थी या अपनी जो लाइन थी उससे हट गया और इसका लैंडर चंद्रमा की सतह पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रयान 3 क्या है? इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वर्ष 2023 के लिए इसरो के अन्य आगामी मिशन कौन कौन से? आदित्य L1, ये सूर्य के विषय में जानकारी इकट्ठा करेगा और ये भारत का पहला सूर्य वाला मिशन है, यानी सूर्य की जानकारी जुटाएगा। फिर गगनयान भी है जो मानव रहित जीवन मिशन है। अगला ये है इसके बारे में जानकारी चंद्रयान 3 के बारे में। तो इसके अंदर क्या होगा? एक लैंडर और एक रोवर होंगे। तो लैंडर क्या होता है? लैंडर लैंड करता है वहाँ पे, और रोवर क्या करता है? रोवर वहाँ टहल के जो है जानकारियाँ इकट्ठी करता है। फिर भारत ने क्या है? अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की मांग करी है। प्रीडेटर तो भारत ने कितने मांगे? 18।
तो इनकी क्वालिटी क्या है कि ये जो है ड्रोन 24 घंटे तक 50,000 फीट तक उड़ सकते हैं और उच्च महत्व के लक्ष्यों के लिए, यानी कि अगर आपको एयर से हवा से ज़मीन पर मार करना है तो ये हेलफायर मिसाइल चला सकते हैं, और आपको हवा से हवा में मार करना है तो ये उनके विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अमेरिका से जो 18 ड्रोन आएंगे वो तीनों सेनाओं में बांट दिए जाएंगे 6-6 करके। लेकिन हमारी जो नौसेना है उसके पास पहले से ही जो है सी गार्डियन करके MQ-9B ड्रोन हैं 2, और वर्तमान में नौसैनिक सशस्त्र ड्रोन अधिग्रहण और तैनाती हेतु अग्रणी सेवा में है। फिर NTRO है, ये क्या करती है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक और स्थानीय खुफिया संगठन है जो सीमा की निगरानी के लिए 8 भारत निर्मित मेल ड्रोन प्राप्त करेगा। इनका नाम है मेल, यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले ड्रोन। अब मेल ड्रोन गुजरात में कैसे बनाए जा रहे हैं, इसराइल की मदद से। ये जॉइंट पार्टनरशिप है। फिर क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के पास में चीन के द्वारा बनाए हुए विंग लुंग सेकंड सशस्त्र ड्रोन है, इसलिए इनको निगरानी करने के लिए और इनको काउंटर करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए हम भी तैयार कर रहे हैं या फिर हम भी मंगा रहे हैं। तो ये है प्रीडेटर ड्रोन, ऐसा है। इससे क्या कर सकते हैं, ये है, इसकी वेट कितना होगा उड़ान के वक्त, 5,670 किलोग्राम। फ्यूल कैपेसिटी है 2721, पेलोड की कैपेसिटी 2177 है। क्रू है 2 पायलट्स इन ग्राउंड में, कंट्रोल स्टेशंस में। वेपन्स इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं, एंटी टैंक और एंटी शिप। मिशन जैसा कि आप किसी को मदद देनी है डिज़ास्टर रिलीफ में, सर्च एंड रेस्क्यू में, लॉ एनफोर्समेंट, बॉर्डर एनफोर्समेंट और डिफेंसिव काउंटर एयर के रूप में। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग मिशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और काफ़ी चीज़ों में प्रयोग किए जा सकते हैं। फिर जेल सुधार की ओर कदम किसने बढ़ाया, राजस्थान की सरकार ने। क्या किया है, इन्होंने कही कि अब जो जेल होगी वो बंद नहीं होगी, खुली होगी, यानी कि अब कैदी कहाँ रहेंगे, सामुदायिक भूमि पर रहेंगे। राज्य सरकार के इस कदम ने क्या किया है, सुधारात्मक रूप को, सज़ा का जो सुधारात्मक रूप उसको प्रोत्साहन दिया है। अब राज्य में इस तरह के 40 शिविर खोले जाएंगे, और जिन कैदियों ने अपनी 1/3 सज़ा पूरी कर ली है वो खुली जेलों में जा सकते हैं, और प्रत्येक परिवार कैदी जो होगा वो परिवार के 3 सदस्यों के साथ रह सकता है। और शिविरों को गौशालाओं में भी स्थापित किया गया है। फिर क्या होता है कि अगर आप खुली जेल की स्थापना करते हैं तो बंद जेल की तुलना में 92% कर्मचारियों की कम आवश्यकता पड़ रही है, और प्रति कैदी लागत कितनी होती है, 500 रुपये प्रति माह होती है। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में क्या होता है, तिहाड़ जेल कैदियों पर नज़र रखने और अपराध का मुकाबला करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित CCTV कैमरे भी स्थापित करेगा, और इसमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी होगा। तिहाड़ जेल क्या है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है। 5,200 कैदियों की इसमें क्षमता है, लेकिन वर्तमान में 12,762 कैदी हैं। भीड़ भाड़ के कारण इन पर निगरानी नहीं हो पाती, और जेल के अंदर से ही कई अपराध होते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।